नमस्कार भाइयों और बहनों, एक बार फिर स्वागत है आपका एलएम स्टूडेंट जॉब पर। हम लेकर आए हैं लैब असिस्टेंट जो भर्ती आई है 2022 में। उसकी परीक्षा हाल ही में होगी आगे जून में 28-29 तारीख को 28-29 तारीख को जो भी होगी। तो उसके लिए जो मॉडल पेपर है, प्रथम पेपर होगा, 2 पेपर होंगे सभी के। प्रथम पेपर है सभी में कॉमन होगा। तो उस प्रथम पेपर के 100 क्वेश्चन आएंगे जो जिन्होंने लैब असिस्टेंट से अप्लाई किया है उनके प्रथम पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे। ये 100 क्वेश्चन है जो कॉमन आते हैं सभी में। तो वो 100 क्वेश्चनों का ये टेस्ट सीरीज हम लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस पेपर या मॉडल पेपर जो भी आप मानते हो, तो ये 16 नंबर का है। तो पीछे भी हमने करवा दिया 15, वो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये 1 घंटे में ये वीडियो कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना कि 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार परीक्षा में पेपर आएगा उसी प्रकार ये प्रैक्टिस पेपर सेट किए हुए है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है बी, जयपुर में स्थित है। इसकी व्याख्या है राजस्थान में पर्यटनों के आवास, भोजन इत्यादि सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1979 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय अजमेर में है। वर्ष 1989 में राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। ये कौन सा है जो उद्योग का दर्जा दिया गया था, तो ये पहला राज्य है जो जितने भी भारत में राज्य है सर्वप्रथम पर्यटन को उद्योग का दर्जा किसने दिया था, राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सूची 1 साहित्य कार्य का सूची 2 लेखकों के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी इधर सूची दी हुई है और इधर ये लेखक दिए हुए हैं, तो इनको क्या करना है, आपस में मिलाना है। तो हम मिलाते हैं। मणि मधुकर है तो उनके साहित्य कार्य है पग फेरा। सूर्यमल मिश्रण के है रामरण जाट। कन्हैयालाल सेठिया के है लाल तांस। ये इनके साहित्य कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। तो इसका राइट आंसर है टूसी। टूसी है वो नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। इसकी व्याख्या है टूसी स्त्रियों के गले का आभूषण है। वर्तमान में प्रचलित नेकलेस की तरह का आभूषण है। नेकलेस में भारी व थोड़ी बड़ी आकृति के इस आभूषण को सेठानियां पहनती है। जो सेठानियां होती है, सेठों की लुगाइयां सेठानियां होती है, वो क्या करती है, इसको पहनती है। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है। तो जोधपुर का प्रसिद्ध बादला है वो क्या है, तो ये एक है जस्ते से बना पानी की बोतल है जिसे क्या कहते हैं, बादला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया था। तो इसका राइट आंसर है बी, जाम्बोजी ने। जाम्बोजी के बारे में कुछ यहाँ पर तथ्य दिए हुए हैं। जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 1508 में जन्माष्टमी के दिन नागौर जिले के पिंपासर गांव में हुआ। इनके अधिकांश अनुयायी जाट कर सकते। जो जाम्बोजी इनके जो ज्यादातर अनुयायी वो कौन थे, जाट किसान थे। जाम्बोजी के 29 नियमों 120 शब्दों का संग्रह जब सागर में है। जब संहिता एवं विष्णुई धर्म प्रकाश इनके प्रमुख ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र था, वह कौन सा था। तीसरा ए राइट आंसर हो जाए विराटनगर में स्थित है। इसकी व्याख्या है राज्य एवं जयपुर के शाहपुरा उपखंड में विराट कस्बा जिसे प्राचीन काल में विराटनगर कहा जाता है एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थल है। महाजनपद काल में यह मत्स्य जनपद की राजधानी था। यह स्थान मौर्य काल में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन है कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था। जो कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था, तो इसका राइट आंसर है बी, विग्रहराज चतुर्थ। इसकी व्याख्या है विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल चौहान वंश का स्वर्णयुग कहलाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक तथा इनके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रह नामक नाटक लिखा था। विग्रहराज चतुर्थ को विद्वानों ने आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन है खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। जो खानवा का युद्ध था प्रसिद्ध वो किसके बीच में लड़ा गया था, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। खानवा भरतपुर का युद्ध है 17 मार्च 1527 में महाराणा सांगा बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा था। भारत
में मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? जो महाराणा प्रताप थे वीर क्रांतिकारी वीर शासक थे, तो इनका जन्म है वो 9 मई 1540 को जन्मे। महाराणा प्रताप को 1572 ईस्वी में गोगुंदा में राज सिंहासन पर बैठाया गया। महाराणा प्रताप आदिवासियों में किक्का यानी छोटे बच्चे के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? जो माधो सिंह और गोविंद सिंह थे, इनका किस किसान आंदोलन से इनका संबंध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर किसान आंदोलन। डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इनकी व्याख्या है, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध अलवर किसान आंदोलन से था। अलवर राज्य के किसान आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें निमोचना हत्याकांड, मेव आंदोलन तथा प्रजामंडल किसान आंदोलन है। अक्टूबर 1924 में माधो सिंह गोविंद सिंह के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ था। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? तो इस कौन सा भौगोलिक अंचल है जो सबसे प्राचीन माना जाता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। इसकी व्याख्या है, राजस्थान भौगोलिक अंचलों में हाड़ौती के पठार सबसे प्राचीन माना जाता है। दक्षिण पूर्वी पठार हाड़ौती का पठार वस्तुतः मालवा के पठार का उत्तर पश्चिमी भाग है, जो मध्यम काली मिट्टी से बना है, जहाँ कपास की फसल अच्छी होती है। हाड़ौती का पठार अरावली एवं विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने वाली एक कड़ी है। अगला क्वेश्चन है, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गिरवा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में पूर्वी मैदान प्रदेश का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा नदी बेसिन है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लूनी बेसिन है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। तो भाग कौन कौन से है? बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और मध्य माही बेसिन, ये किसके भाग है? पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग है। इसकी व्याख्या दी है, राजस्थान के पूर्वी मैदानी का निर्माण चंबल, बनास, बाणगंगा, माही एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। इस मैदान के चारों भागों में बांटा जा सकता है, यानी इस मैदान को 4 भागों में बांटा जा सकता है, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन एवं बाणगंगा बेसिन। लूनी बेसिन है राजस्थान के बागर क्षेत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित किया जाता है? जो हाड़ौती के पठार में सम्मिलित किया जाता है वो जिला कौन सा है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा दौसा। इसकी व्याख्या है, हाड़ौती के पठार का विस्तार राज्य के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर दक्षिण, करौली दक्षिण, धौलपुर दक्षिण जिलों एवं चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ क्षेत्र में है। राज्य के 2 जिले पूर्वी मैदान का विस्तार है। 15 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर से आती है? जो ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें आती है वो किस महासागर से आती है? तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंद महासागर में। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा जिला कहलाता है, यानी मानसून का प्रवेश द्वार है वो क्या कहलाता है? बांसवाड़ा जिला कहलाता है। मई जून के महीनों में सिंध, पाकिस्तान एवं पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक गर्मी के कारण बने निम्न वायुदाब के कारण हिंद महासागर की दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें आकर्षित होती है। इन मानसूनी पवनों की दोनों शाखाओं अरब सागरीय शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा के मार्ग में राजस्थान आता है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो प्रजामंडल अनेक प्रजामंडल का निर्माण हुआ था, स्थापना हुई थी, उनमें से एक मेवाड़ एक प्रजामंडल है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बी, 1938 में हुई थी। इसकी व्याख्या, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से हुई। बलवंत सिंह मेहता को अध्यक्ष तथा भूरीलाल भैया को उपाध्यक्ष बनाया गया। महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। जो महामंत्री किससे बनाया गया था? तो माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा हुआ है? जो चुन्नीलाल और अमृतलाल जी है, तो इनका संबंध है वो किस प्रजामंडल से आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ा हुआ है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। मैं श्री चुन्नीलाल एवं अमृतलाल के प्रयासों से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? मत्स्य संघ उसका उद्घाटन कब हुआ? तो ए राइट आंसर हो जाएगा 18 मार्च 1948 को हुआ था। इसकी व्याख्या है, राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली रियासतों को मिलाकर 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था।
अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता श्री शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। अलवर इसकी राजधानी था। तो मत्स्य संघ था, इसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री है वो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। और इनकी मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? वो अलवर राजधानी थी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही है? यानी कालक्रम की दृष्टि से ये राजा है, ये किस प्रकार सही है? तो ये व्याख्या में देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम आता है जेतर सिंह, इसका शासनकाल 1213 से 1253 तक था। उसके बाद तेज सिंह, इनका शासनकाल 1253 से 72 ईस्वी तक था। और उसके बाद है समर सिंह, इनका शासनकाल 1273 से 1302 ईस्वी तक था। कुमार सिंह का वंशज महाराव जेतर सिंह प्रतापी राजा हुआ। जेतर सिंह के बाद उसका पुत्र तेज सिंह मेवाड़ का अधिपति बना तथा तेज के बाद उसका पुत्र समर सिंह मेवाड़ का स्वामी बना। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी के खान से खनन प्रारंभ हुआ था? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य से, यानी लाखा। लाखा के समय में ये जो चांदी की खान का वो खनन शुरू हुआ था। महाराणा हमीर सिंह के पुत्र क्षेत्र सिंह खेता के पुत्र लक्ष्मण सिंह राणा लाखा सन 1382 में चित्तौड़ के राजा सिंहासन पर बैठे। इनके राजत्व काल में मगरा जिले के जावर गांव में चांदी की खान निकली, जिसमें से चांदी और शीशा बहुत मात्रा में निकलने लगा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? यानी ये ग्रंथ दिए गए इनमें से कुंभा द्वारा कौन सा रचित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी संगीत सौपन। और कुंभा द्वारा रचित कौन से थे? संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। ये किसके द्वारा रचित है? तो ये राणा कुंभा द्वारा रचित है। व्याख्या, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित है: संगीत राज, रसिक प्रिया, सूड प्रबंध, कामराज, रतिशा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम, दीपिका, नवीन गीत, गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा आदि है। संगीत सोपन महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 नृत्यों के प्रकार है और सूची 2 में संबंधित स्थान दिए हुए हैं। के स्थान को मिलाइए और उनके नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इधर एक साइड नृत्य दिया हुआ है, उनको मिलाना है। तो हम सीधा ही बता देते हैं इसकी व्याख्या के माध्यम से। ढोल नृत्य है वो कहाँ का है? स्थान का है, जालोर का है। बम नृत्य है अलवर भरतपुर में। और राय नृत्य है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। जो बम नृत्य है ये पीछे कई बार परीक्षा में आया हुआ है। तो ये नृत्य बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देख लेना इन्हें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित होने के कारण राजस्थान के किन जिलों में औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर और भरतपुर। इसकी व्याख्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में राज्य के अलवर व भरतपुर जिले को शामिल किया जाता है, जिससे इन जिलों में औद्योगिक विकास तीव्र गति से बढ़ रहा है। एनसीआर में शामिल होने से इन जिलों को मुख्य सड़कों से जोड़ा गया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक सुधार किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शीत ऋतु में आते हैं। इनकी व्याख्या है, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी अभ्यारण्य को 1956 में पक्षी अभ्यारण्य को घोषित किया गया था। 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यह साइबेरियन सारस के आगमन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शीत ऋतु में साइबेरियन सारस आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो इंदिरा गांधी नहर है उनके बारे में जो कथन दिया हुआ है, कौन कौन से सही है और कौन सा सही नहीं है वो देखेंगे। नहर का निर्माण सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया, तो यह कथन सही है। नहर का निर्माण पीने के पानी के उपयोग में लाने के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु किया गया, यह भी कथन सही है। नहर का निर्माण संबंधित क्षेत्र को सूखा से बचाने के लिए किया गया, यह भी कथन सत्य है। नहर के पानी का प्रयोग औद्योगिक परियोजनाओं के लिए किया गया, यह कथन क्या है? इसमें गलत दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसकी व्याख्या दी हुई है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर से 9 शाखाएं, 1 उप शाखाएं एवं 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, जो सिंचाई एवं पेयजल हेतु पानी उपलब्ध करवाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की अनूपगढ़, पुंगल, सूरतगढ़, चाणवाल व बिसलपुर शाखाओं पर उलियन बिजली घर स्थापित किए गए हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में विकल्प डी है वो असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? जो नवीनतम जल नीति है वो किस वर्ष अपनाई गई? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 2010 में।
राजस्थान में सर्वप्रथम 19 सितंबर 1999 को जल नीति को मंजूरी दी गई। इसके बाद वर्ष 2010 में राज्य की नवीनतम जल नीति अपनाई गई। इनका मुख्य उद्देश्य जल के सदुपयोग, बचत एवं संग्रह के प्रति प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागृत करना था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा किला गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है? यानी कौन सा किला है वो गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तारागढ़ अजमेर में। तो ये कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना। आपके ऑप्शन में तारागढ़ बूंदी भी दिखाई दे जाएगा, मगर तारागढ़ बूंदी को नहीं करना है, तारागढ़ अजमेर को करना है। जब भी गढ़बीठली के नाम आ जाए तो इसकी व्याख्या है, तारागढ़ अजमेर दुर्ग का निर्माण 7वीं सदी के चौहान शासक अजयपाल ने तारागढ़ पर्वत की बीठली पहाड़ी पर करवाया, इसलिए इसने गढ़बीठली कहा जाता है। तो गढ़बीठली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बीठली पहाड़ी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 28, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो इसका आंसर है डी, कोटा के आसपास था। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र कोटा के आसपास केंद्रित था। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में गठित यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई रहा। मालवा का अधिकांश भाग चंबल नदी द्वारा सिंचित रहा है। जो मालवा का अधिकांश भाग है वो किसके द्वारा सिंचित रहा है? तो ये चंबल नदी के द्वारा सिंचित रहा है। अगला क्वेश्चन है, सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? जो सोमदेव नामक कवि है किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। इनकी व्याख्या दी हुई है, विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल चौहान वंश का स्वर्ण युग कहलाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक तथा इनके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रह नामक नाटक किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो तैयारों से संबंधित उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हम देखते हैं, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। तो ये कथन क्या हुआ? सिद्ध साबित हुआ है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है, यह भी कथन सत्य है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाई जाती है। तैयारों से संबंधित उपरोक्त कथनों में से सभी यह सत्य है। इसकी व्याख्या है, निर्जला एकादशी तो कब होती है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को, और बड़ी तीज है वो भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मेले और जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा मेल नहीं खाता है वो देखते थे। कणी माता का मेला बीकानेर जिले में बरिश्ता है, ये सही है। रामदेव मेला जैसलमेर में बरिश्ता है, ये भी सही है। बेनेश्वर मेला बांसवाड़ा में, ये क्या गलत दिया हुआ है? ये इसमें क्या होता? डूंगरपुर होता तो सही होता। केला देवी मेला ये करौली में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? तो ये कौन है? ए राइट आंसर हो जाएगा शुभ चंद्र है। इसकी व्याख्या, आबू के अभिलेख में बप्पा से लेकर संवर्षी तक के मेवाड़ शासकों का वर्णन है। इस लेख में आबू की वनस्पति तथा ध्यान यज्ञ आदि से संबंधित प्रचलित मान्यताओं का वर्णन मिलता है। इस अभिलेख के लेखक का नाम शुभ चंद्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा कुंभा। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य संगीतज्ञ, राणा रासो साहित्यकारों का आश्रयदाता, हालगुरु पहाड़ी दुर्गों का स्वामी, रायरायण महाराजाधिराज, महाराणा, राजगुरु, परम गुरु, छाप गुरु इत्यादि उपाधियों प्राप्त है। यानी इन सब नामों से कैसे जाना जाता है? तो महाराणा कुंभा को जाना जाता है। अगला है, गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है चोटियों के नाम दिया हुआ है और आगे जिले का नाम दिया हुआ है, तो इनको पहचानना है। तो हम सीधी इनकी व्याख्या करते हैं। सिरोही है ऊंची चोटी कौन है? अचलगढ़ चोटी है। अजमेर में तारागढ़ चोटी है। जयपुर में खो चोटी, सिरोही में गुरु शिखर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 में विरासत है और सूची 2 में स्थान है कि मिलान करें। तो इनका मिलान करना है, तो हम सीधे इनकी व्याख्या कर रहे हैं। जल महल है जयपुर में, एक थंबा महल जोधपुर में, जूनागढ़ किला बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भाद्र पक्ष श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक मनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक मनाया जाता है। यह 15 दिन पितृपक्ष के नाम से जाने जाती है।
इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों पूर्वजों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर प्रावण श्राद्ध करते हैं। पिता माता आदि पारिवारिक मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक लिए जाने वाले क्रम को पितृ श्राद्ध कहते हैं। राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, सिरोही में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। यह मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संत पिपाजी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, गागरोन है। गागरोन के राजा कड़ावा राव खिची ने यहाँ 1425 ईस्वी में जन्मे पिपाजी के बचपन का नाम प्रताप सिंह था। ये राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले प्रथम संत थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, गौरीबाई। मेवाड़ में प्रचलित भीलों का लोक नाट्य गौरी श्रावण भाद्रपद में 40 दिनों तक खेला जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं, इसको दिन में खेला जाता है। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित गौरी सबसे प्राचीन लोक नाट्य माना जाता है। इसे मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हुडा सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस वर्ष किया गया था? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, 1734 ईस्वी में किया गया था। जयपुर के महाराणा सवाई जय सिंह ने मराठा की बढ़ती शक्ति के विरुद्ध राजपूत शासकों को संगठित करने के लिए भीलवाड़ा में हुडा नामक स्थान पर 17 जुलाई 1734 ईस्वी को राजपुताने के शासकों को सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता उदयपुर के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इसे हुडा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, 1964 में की गई थी। राजस्थान के नागरिकों को पथ परिवहन के विकास एवं किफायती और सुविधाजनक पथ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1961 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र और उप केंद्र का कार्य कर रहे हैं? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उप केंद्र कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसकी व्याख्या है, वर्ष 1978 में केंद्र परिवर्तित योजना के तहत जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई। वर्तमान में राज्य में 36 जिला उद्योग केंद्र व 8 उप केंद्र है, जो सुजानगढ़, ब्यावर, फालना, आबू रोड, बालोतरा, किशनगढ़, मकराना व निमराना में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में खनिजों का संग्रहालय किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। तो किसे कहा जाता है? सी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान को कहा जाता है। व्याख्या देश में राजस्थान एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। राज्य में लगभग 82 विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उनमें से वर्तमान में 57 खनिजों का उत्पादन हो रहा है, इसलिए इसे खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटक स्थल नहीं है? तो इनमें से धार्मिक पर्यटक स्थल नहीं है वो कौन सा? जयसमंद मंदिर नहीं है, रामदेवरा, नाथ द्वारा, रणकपुर ये धार्मिक स्थल है, पर्यटक स्थल है। इसकी व्याख्या, जयसमंद राजस्थान का धार्मिक पर्यटक स्थल नहीं है। जयसमंद राज्य के उदयपुर जिले में निर्मित ताजे मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी व सबसे पुरानी कृत्रिम झील है। इसके अलावा रामदेवरा, नाथ द्वारा, रणकपुर राज्य के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सिंचाई परियोजना उनसे संबंधित जिले कौन से युगम सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा युगम सही नहीं है? काली सिंध परियोजना उदयपुर ये सही नहीं है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ सही है, जवाई परियोजना पाली ये भी सही है, कोठारी परियोजना भीलवाड़ा ये भी सही है। तो काली सिंध परियोजना कहाँ की है? तो ये झालावाड़ की है, सॉरी झालावाड़ जिले में है। टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहाँ की खदान में होता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, डेगाना में होता है। राजस्थान टंगस्टन का मुख्य उत्पादक राज्य है। राजस्थान में टंगस्टन के प्राप्ति स्थल निम्न है: नागौर, रेवत पहाड़ी, डेगाना, सिरोही, आबू रेवदर, वालदा, पाली, नाना खराब। रेवत पहाड़ी देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है। अगला क्वेश्चन है, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1787 में लड़ा गया था। तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में लाल शोर के निकट तुंगा नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में जोधपुर एवं जयपुर की सम्मिलित सेना ने मराठाओं को पराजित किया था। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है।
यानी जो 1000 मिलीबार की समदाब रेखा है जुलाई माह में गुजरती है, तो ये किन किन जिलों में गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में गुजरती है। इसके अलावा जो 999 से 1000 मिलीबार तक की रेखा है वो सिरोही, जालौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, टोंक, झालावाड़, सवाईमाधोपुर में गुजरती है। 900 में से 999 मिलीबार रेखा है वो बाड़मेर, जालौर, नागौर, पाली, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली व दौसा से गुजरती है। 997 से 998 मिलीबार रेखा है वो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से गुजरती है। और जो 997 मिलीबार से कम है वो जैसलमेर व बीकानेर में गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 1572 से 73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बीकानेर के राजसी को सुपुर्द किया था। अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार 1570 ईस्वी में मारवाड़ के शासक चंद्रसेन द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने से नाराज अकबर ने बीकानेर के राजसी को 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है 50वां, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा खड़ीन। खड़ीन जल संरक्षण की परंपरागत विधि है जिनका निर्माण 15वीं सदी में जैसलमेर में प्रारंभ हुआ। वहां आज भी लगभग 500 खड़ीन है। खड़ीन मिट्टी का बांधनुमा अस्थायी तालाब होता है जिसे ढाल वाली भूमि के नीचे बनाया जाता है। इसके दो तरफ पाल उठाकर तथा तीसरी ओर पत्थर की दीवार बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वैली किशन रुक्मिणी किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिंगल भाषा में लिखी गई है। इनकी व्याख्या पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वैली कृष्ण रुक्मिणी डिंगल भाषा में लिखी गई है। यह पृथ्वीराज की सर्वोत्तम रचना है। इसमें वैली का प्रधान रस श्रृंगार है। उन्होंने गंगा लहरी, दशरथ राउत एवं दशम भागवतरा दुहा प्रमुख रचनाएं लिखी। उल्लेखनीय है कि बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के पुत्र राठौड़ पृथ्वीराज उच्च कोटि के विद्वान, डिंगल भाषा के प्रकांड पंडित एवं योद्धा थे। अगला क्वेश्चन है मलिर प्रिंट का संबंध है। जो मलिर प्रिंट है उसका किससे संबंध है? तो इसका संबंध है बाड़मेर से। इसकी व्याख्या है कथई एवं काले रंग से छपाई करना मलिर प्रिंट कहलाता है। इसका प्रमुख केंद्र बाड़मेर है। उल्लेखनीय है कि बाड़मेर में रंगाई हुए छपाई की दो शैलियां प्रसिद्ध है, मलिर प्रिंट एवं अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट के अधिकांश लाल व नीले रंग से छपाई कार्य होता है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोम्मा तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर में किया गया है। व्याख्या है राजस्थान भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोम्मा तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग चित्तल या चित्तीदार हिरणों को पकड़ने और उन्हें मुगदना हिल टाइगर रिजर्व में पहुंचाने के लिए किया गया था ताकि शिकार के आधार पर सुधार किया जा सके। अगला क्वेश्चन है देश का 30वां सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, देवेंद्र झांझड़िया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 21 मार्च 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म सम्मान समारोह में राजस्थान के पैरा एथलीट जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झांझड़िया और पूर्व सिविल सेवक राजीव महर्षि को पद्म भूषण से तथा पैरा खिलाड़ी शूटर अविनी लेखरा, फिल्म निर्माता एवं निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी तथा संगीत और नौटंकी कला की नामचीन हस्ती रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पैरालंपिक खेलों में 3 मेडल जीतने वाले राजस्थान के जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झांझड़िया खेल के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है प्रताप की सेना का पठान सेनानायक था। जो प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सही, हाकिम खां थे। व्याख्या महाराणा प्रताप एवं मुगल सेनापति मानसिंह कछावा के बीच 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इसमें मानसिंह विजयी हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खासूरी था। अगला क्वेश्चन है जापान का फ्यूजियामा उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? बी, प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये वो ज्वालामुखी है जो उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं, परंतु इनमें कभी भी उद्गार हो सकता है।
उदाहरण इटली का विशुयस, इंडोनेशिया का कराकातोआ, जापान का फ्यूजियामा आदि उदाहरण हैं इनके। अर्ध चंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? तो बी राइट आंसर बरखान के नाम से जानी जाती है। बरखान बालू का स्फुट अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों में पवनों द्वारा प्रदान करने से बनती है। इनका स्वरूप अर्ध चंद्राकार होता है। यह प्रचलित दिशा के समकोण पर निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो कौन सा धाराओं के लिए उत्तरदायी कारक है? तो हम देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाई जाती है। इनकी व्याख्या है, हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए मानसूनी प्रवाह उत्तरदायी है। मोजाम्बिक चैनल, लाल सागर, फारस की खाड़ी, अंडमान सागर, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी आदि हिंद महासागर के प्रमुख सीमांत सागर है। अगला क्वेश्चन है 59। निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती की माला कहा जाता है? यानी किस मेघ को, किस बादल को मोती की माला कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पक्षाब मेघ को। पक्षाब मेघ को मोती की माला कहा जाता है। ये हिम के कणों से बने ऊंचे सफेद एवं पतले बादल होते हैं। स्त्री मेघ परतदार चादर जैसे लगते हैं। ये अधिकांश आकाश को ढके रहते हैं। ये सामान्यतः 2-3 किमी की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कपासी मेघ का आकार समतल एवं शीर्ष गुंबदनुमा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति को जन्म देने वाला का कारण है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका सी राइट आंसर है, श्रमिकों की दयनीय स्थिति और समाजवाद का विकास है। ये रूसी क्रांति का जन्म है। रूसी क्रांति के जन्म देने वाले कारण निम्न कारण है। श्रमिकों की दयनीय स्थिति, समाजवाद का विकास। 1895 से लेकर 1903 ईस्वी तक रूस में अनेक समाजवादी दलों का विकास हुआ था। सामाजिक असमानता, कृषकों में संतोष को भावना, अल्पसंख्यकों यहूदी, पोल, फिन, उज्बेक, तातर, कजाक तथा आर्मेनियाई का अपमान, शासकों की दमनात्मक नीति, ये सभी रूसी क्रांति के जन्म के कारण थे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोलोआ उदाहरण है। तो मोनोलोआ किसका उदाहरण है? तो डी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। जिन ज्वालामुखियों में लावा गैस आदि के रूप में विखंडित पदार्थ सदैव निकलता रहता है, उन्हें जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। वर्तमान समय में विश्व में जागृत ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 500 है। उदाहरण इटली की एटना, इस्तांबुल और हवाई द्वीप का मोनोलोआ आदि सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो नेपोलियन बोनापार्ट थे, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका डी राइट आंसर है, सभी सत्य है ये कथन। इटली के निकट कोर्सिया द्वीप के निकट अजासियो नगर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट था। 1754 ईस्वी में वह गणराज्य सरकार में तोपखाने का सेनानायक बना था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने किस संधि के तहत जर्मन पर कठोर शर्तें थोपी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वर्साई की संधि के तहत कठोर शर्तें लगाई थी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने 28 जून 1919 में वर्साई में हुए शांति संधि के तहत जर्मनी पर कठोर शर्तें थोप दी थी। अगला क्वेश्चन है, बोस्टन न्यूज़लेटर का प्रकाशन शुरू हुआ। तो कब शुरू हुआ? 1704 ईस्वी में। 1704 ईस्वी में बोस्टन न्यूज़लेटर का प्रकाशन शुरू हुआ। 1719 ईस्वी में अमेरिकन मरकरी, 1725 ईस्वी में न्यूयॉर्क गजट आदि का प्रकाशन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा 7 है टोटल महाद्वीपों की संख्या। भारत पृथ्वी का भूभाग की सबसे वृहद इकाई महाद्वीप कहलाती है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका, ये सभी क्या 7 महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम है, एशिया सबसे बड़ा है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम किस प्रकार है? तो एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या है, उसके बाद अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सबसे कम जनसंख्या है एवं अंटार्कटिका है, वहाँ पर जन शून्य है, यानी कोई जनसंख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तानी भागों में बरखानों की 2 समांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिसे छोड़कर कारवां आगे बढ़ती है क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है डी
घासी कहलाता है। रेगिस्तानी भागों में बरखानों की दो समांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिसे छोड़कर कारवां आगे बढ़ती है घासी कहलाता है। स्तूपों को रिक्त भाग को कॉरिडोर कहते हैं। जो स्तूपों के मध्य रिक्त भाग होता है उसे क्या कहते हैं? कॉरिडोर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो नेफोमीटर से बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। नेफोमीटर से बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। किसी स्थान पर वर्षा की मात्रा मापने के लिए वर्षामापी यंत्र काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सभी औद्योगिक प्रदेश कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है। इसका अपवाद है, तो इसका अपवाद क्या है? बी लंदन है इसका अपवाद है। ब्रिटेन के लंकाशायर, यॉर्कशायर एवं नॉर्थम्बरलैंड औद्योगिक प्रदेश कोयला क्षेत्र के निकट स्थित है, जबकि लंदन बिना कोयले का औद्योगिक क्षेत्र है। यह ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। इसके विकास का मुख्य कारण वृद्ध जनसंख्या और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाजार है। लंदन विभिन्न प्रकार के उद्योगों, हल्की इंजीनियरिंग, मशीनी औजारों, साइंस के समान कृत्रिम रेशा वस्त्र निर्माण, विभिन्न प्रकार के रसायनों, उपकरणों, मीटरों, घड़ियों, श्रृंगार सामग्री, भोज्य पदार्थ उद्योग, मोटर एवं कार निर्माण आदि के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद एल नीनो जलधारा प्रकट होती है। तो एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? इसका राइट आंसर बी पेरू के तट पर प्रकट होती है। एल नीनो जलधारा का विस्तार पेरू के तट पर 3 डिग्री दक्षिण से 36 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच है। इसकी उत्पत्ति का कारण विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में वायुदाब में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा का कमजोर होना एवं विषुवत रेखीय प्रदेश के जल का 3 डिग्री दक्षिण से 36 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच प्रवाहित होना है। धारा का प्रभाव पेरू धारा का लोप होना, पेरू एवं लिच्ची के तटवर्ती क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होना, तटवर्ती भागों में प्लेटकन, मछलियों एवं पक्षियों का विनाश होना तथा संपूर्ण विश्व मुख्यतः मानसूनी जलवायु का प्रतिकूल प्रभाव होना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? तो सी राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय कहते हैं इसे। आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त मैग्मा एवं लावा से होता है, अतः इनको प्राथमिक शैलें भी कहते हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 30 वर्ष है। उपरोक्त प्रश्न का सी सही है। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की उत्तरी प्रतिनिधित्व सभा है। इसमें 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, जबकि लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोमट है, वो बहुत ही उपयोगी है। जलोढ़ या दोमट नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। यह उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है। इनमें धान, गेहूं, तिलहन, मक्का, दलहन आदि फसलें उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सी सुमेलित नहीं है। ए वन्य जीव अभ्यारण्य जयसमंद ये सुमेलित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में यह भी सम्मिलित है। और टाइगर रिजर्व सरिस्का का यह भी सम्मिलित है। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर में है। तो इसकी स्थापना मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर की स्थापना वर्ष 1981 में की गई। उल्लेखनीय है कि यह राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इन नदियों में से चिनाब, व्यास, रावी और सतलज का उद्गम है वो भारत में नहीं है। तो सतलज का उद्गम है वो भारत में नहीं होता है। सतलज नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल है तथा यह चिनाब नदी में मिलती है। भारत में इनकी कुल लंबाई 1050 किमी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिश्री क्रम की चट्टान मुख्यतः पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाए हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। त्रिश्री क्रम की चट्टानें मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। प्रारंभिक भारत में ये केवल तटीय क्षेत्रों में सीमित है। इन चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वह है, तो वह कौन सा ग्राम सभा है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने देश में पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से
मिलकर बना निकाय है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है। यानी ग्राम सभा का निर्माण किस प्रकार होता है, तो गांव के जो मतदाता है उनसे मिलकर ग्राम सभा का निर्माण होता है, और जो ग्राम सभा होती है उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो सरपंच करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है, तो राज्य की मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है, तो यह राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। तो इनकी व्याख्या, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को शासकीय कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका मुख्यमंत्री होता है, जो राज्य का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख होता है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री का प्रावधान है, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति की आपात शक्तियों को ग्रहित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी के वीमर संविधान से। जर्मनी के वीमर संविधान से इनको आपात शक्तियों को ग्रहण किया गया है। जर्मनी के वीमर संविधान का प्रभाव भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की शक्तियों राष्ट्रपति को प्राप्त है। वे जर्मनी के वीमर संविधान के कुछ अनुच्छेदों से काफी मिलती जुलती है। आपातकालीन उपबंध भी जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग हिंदू स्टील लिमिटेड से शासित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है कुल्टी। कुल्टी है, ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से शासित नहीं है। दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई है, ये इनसे शासित है। इसकी व्याख्या है, भारत में देश का पहला लोहा उद्योग कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी आरानसोल पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित किया गया। बाद में फंड के अभाव में यह कंपनी बंद हो गई। बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स कर दिया। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र के 3 प्रमुख लोहा इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला जो सुंदरगढ़ उड़ीसा में स्थित है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर वर्धमान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था, तो इसका राइट आंसर है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन के सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था, तो यह सुझाव किसने दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती को, तो यह दिया था केशव चंद्र सेन ने। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक दयानंद सरस्वती ने वेदों के प्रचार तथा आर्यव्रत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वे सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, परंतु कलकत्ता में केशव चंद्र सेन तथा देवेंद्रनाथ ठाकुर के संपर्क में आने के बाद इन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विजयालय द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। इनकी व्याख्या है, चोलों ने 1850 से 1200 ईस्वी तक दक्षिण भारत में शासन किया, जिनका साम्राज्य तुंगभद्रा द्वीप से लेकर संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत तक फैला था। विजयालय पहले पल्लवों का सामंत था। इसने पल्लवों को हराकर चोल वंश का शासन स्थापित किया था। मंदिर की गोपुरम शैली चोल युग में ही विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है, तो महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, रजमनामा कहलाता है। 16वीं सदी में मुगल बादशाह के आदेश में फैजी हुए अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत को फारसी में अनुवाद किया, जिसे रजमनामा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई के द्वारा हुई थी, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, प्लासी की लड़ाई के दौरान हुई थी। उपरोक्त प्रश्न ए सही है। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत प्लासी के प्रथम युद्ध द्वारा 23 जून 1757 में हुई। यह युद्ध प्लासी नामक स्थान पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में दोनों सेनाओं के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और बंगाल में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई थी। किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया था, तो उसे गुरु तेग बहादुर थे। इनको औरंगजेब द्वारा अत्याचार करके मार दिया गया था। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब द्वारा 1675 में करवा दी।
गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तथा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब सिख धर्म के स्मरणीय स्थानों में से है। यहाँ इनकी हत्या व अंतिम संस्कार हुआ था। सन 1500 में पुर्तगालियों ने कोच्चि केरल के पास अपनी कोठी बनाई तथा 1510 में गोवा पर अपना अधिकार कर उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाकर क्षेत्रीय शासन को स्थापित किया था। अब आगे आते हैं 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे आता है 86 से 100 तक मनोविज्ञान के क्वेश्चन है। जिनके सिलेबस में मनोविज्ञान के क्वेश्चन है वो देख सकते हैं इन्हें। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है तो वो कौन सी है, तो ये मानव व्यवहार है। शिक्षा और मनोविज्ञान को दोनों का उद्देश्य मानव व्यवहार का अध्ययन रहता है। मानव व्यवहार शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। अगला क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर है बी, अनुक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्रिया सूत्र अनुबंध को टाइप आर अनुबंध भी कहते हैं। इनमें अनुक्रिया महत्वपूर्ण होती है। जब निश्चित अनुक्रिया की होती है तब भी पुनर्बलन किया जाता है। ब्लूम के अनुसार बताए गए शैक्षणिक उद्देश्य है, तो ब्लूम के अनुसार बताए गए शैक्षणिक उद्देश्य कौन से है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य, भावात्मक पक्ष के उद्देश्य और मनोक्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य। ये सभी किसके ब्लूम के द्वारा बताए गए उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है गार्डनर के विचार के अनुसार अंतरिक्ष यात्री, नौचालक एवं कलाकार में कौन सी बुद्धि अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि, जिसे स्थानिक कहते हैं, ये बुद्धि अधिक होती है। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। उन्होंने पहले बुद्धि के 7 प्रकार बताए तथा बाद में 2 और प्रकार बताए। गार्डनर के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो मानसिक बिंबों को बनाते हैं तथा उनका परिमार्जित करते हैं तो उनमें स्थानिक बुद्धि की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है 90। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो यह परिभाषा किसकी है, तो यह वुडवर्थ की परिभाषा है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता है, परंतु स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण 16वीं शताब्दी में परिभाषा अमान्य हो गई। 17वीं शताब्दी में पोम्पोर्ची ने मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना, परंतु जब बाद में यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाइवस, जेम्स आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना, परंतु अपूर्ण अर्थ के यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा शेल्टन। शेल्टन है वे व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह किया सोल्बी एवं मेयर ने किया था। सावेगिक बुद्धि पर प्रतिपादन सोल्बी एवं मेयर द्वारा किया गया। इनके अनुसार सावेगिक बुद्धि के 5 मुख्य तत्व होते हैं, तो वो 5 मुख्य तत्व कौन से है, अपने संवेगों की पहचान करना, अपने संवेगों को प्रतिबंध करना, अपने आप को अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों की पहचान करना, अंतर्वैयक्तिक संबंध को ठीक ढंग से संचालित करना था। अगला है 93 क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का समाधान करता है, तो इसका राइट आंसर है किशोरावस्था, बी राइट आंसर है इसमें। विकास की किशोरावस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का समाधान करता है। किशोरावस्था के बारे में कुछ व्याख्या दी हुई है, तथ्य दिए हुए है। यह वह काल है जो 12 से 18 वर्ष तक होता है। यह संघर्ष, तूफान, तनाव का काल होता है। यह जीवन का सबसे कठिन काल है। इसमें बालक का विकास तेजी से होता है। इसमें मानसिक, काल्पनिक, संवेदनात्मक, रुचि, काम भावना, सामाजिक, धार्मिक आदि भावनाओं का विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित है। 18वीं सदी में होब्स, लोक व रूसो ने बालकों के अध्ययन पर विशेष बल दिया। बाल विकास के अध्ययन पर विशेष ध्यान 19वीं सदी में दिया गया। इसी समय स्टैनले हॉल ने अमेरिका में बाल विकास आंदोलन के प्रवर्तक किया था। बालक के विकास में शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी क्षेत्रों में एकीकृत एवं समग्र रूप से बल दिया गया। प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रतियों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होती है उनमें अमूर्त प्रतिमानों का ग्रहण करने की शक्ति होती है। हरमन के अनुसार 140 व अधिक बुद्धिलब्धि गुणा के व्यक्तियों को प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। प्रतिभाशाली बालकों की प्रमुख विशेषता होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है, तो ध्यान से देख लेना। इनका शब्दकोश विशाल होता है, मानसिक प्रक्रिया तीव्र होती है, सामान्य ज्ञान श्रेष्ठ होता है, सामान्य अध्ययन में रुचि लेती है,
अमूर्त विषयों में रुचि लेते हैं, अद्भुत अंतर्दृष्टि होती है, बुद्धि परीक्षाओं में उच्च बुद्धि लब्धि होती है, इनकी तार्किक योग्यता उच्च होती है, इनका सामाजिक विकास बहुत अच्छा होता है, इनमें अवलोकन एवं निरीक्षण क्षमता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 7 के विद्यार्थी है तो विज्ञान विषय के सीखने का प्रतिफल है, तो प्रतिफल कौन सा है? ये सभी प्रतिफल है, ए बी सी डी। तो देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जैसे अम्ल क्षारक अभिक्रियाएं, संरक्षण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन आदि के शब्द समीकरण लिखते हैं, ग्राफ बनाते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं, जैसे दूरी एवं समय का ग्राफ, ताप, स्पंद दर, गतिमान पदार्थों की चाल, सरल लोलक की समय गति आदि के मापन एवं गणना करते हैं। इसकी व्याख्या दी हुई है जो आप देख सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन है, रोज के अनुसार शेषावस्था का काल है, तो रोज के अनुसार शेषावस्था का काल कौन सा है? तो 1 से 3 वर्ष तक का काल शेषावस्था का काल है। रोज ने बाल विकास की निम्न अवस्थाएं बताई है, तो एक शैशव काल बताया 1 से 3 वर्ष तक, आरंभिक बाल्यकाल बताया 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यकाल बताया 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था बताया 12 से 18 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला माता संबंधी कारक है? तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले माता संबंधी कारक कौन से हैं? तो पोषण, संक्रमण और अंतःस्रावी कारक, ये सभी कारक है माता संबंधी कारक है। अगला क्वेश्चन है, बहुलब्धि प्रांतांक को एक उदाहरण माना जा सकता है, तो इसे अंतराल मापनी है वो उदाहरण माना जा सकता है। बहुलब्धि प्रांतांक अंतराल मापनी का उदाहरण है। अंतराल मापनी मापन का तीसरा मापन होता है। इस मापनी के अंतर्गत हम किन्हीं दो वर्गों, व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य अंतर को अंकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। स्थानांतरण एवं परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों को दूसरी परिस्थितियों के लिए जाने की चर्चा करता है। अधिगम स्थानांतरण की उपयुक्त परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? तो इसका राइट आंसर है साइसन के द्वारा दी गई है। अधिगम स्थानांतरण सीखे गए ज्ञान को दूसरी परिस्थितियों में लागू करने से है। तो ये तो आज थे मॉडल पेपर, ये कंप्लीट हो गया है। 100 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर को बनाने में और इसको रिकॉर्ड करने में, आप तक पहुंचाने में बड़ी कठिनाई होती है, बोलने से कंठ है वो बैठ जाते हैं। तो अब आपका दायित्व बनता है कि सब्सक्राइब जरूर से जरूर करो और अपने प्यारे होते हैं लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लो, जिससे आपकी और हमारी मेहनत दोनों रंग लाएगी। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल LM स्टडी एंड जॉब पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। और पीछे भी हमने भूगोल से संबंधित मैराथन क्लासें डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हो। और पीछे भी जो मॉडल पेपर कंप्लीट किया है, ये 6वां मॉडल पेपर है, जो पीछे 6-7 मॉडल पेपर कंप्लीट हुए हैं वो भी आप जाकर देख सकते हो। इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।